नमस्कार। स्वागत है आपका द मीडिया के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी पर, साइबर सुरक्षा पर और इस पर भारत की क्या अप्रोच है, भारत की क्या रणनीति है। चाहे हम साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की बात करें, चाहे डेटा प्रोटेक्शन की बात करें, चाहे हम साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशन की बात करें, इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह की बातचीत चल रही है, और इसके अलावा कई पहलुओं पर बात करेंगे कि जो हमारा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कि हम कितने सुरक्षित हैं, कितनी मजबूत है हमारी नीति, कितनी मजबूती से हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। और कई पहलुओं पर हम बात करेंगे कि जैसे जो अब लड़ाइयां हैं वो सिर्फ जमीन पर नहीं, साइबर स्पेस में भी लड़ी जा रही हैं और बहुत ही एग्रेसिवली लड़ी जा रही हैं। इस पर जो भारत है उसको किस तरह से खुद को मजबूत करने की जरूरत है साइबर स्पेस में, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बेहद खास मेहमान पवन दुग्गल जी, साइबर लॉ एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है पवन दुग्गल जी आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम पर आकर। जी, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप इतने अहम विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े, और जाहिर तौर पर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको इनसे जानकारी मिलेगी, उनसे लाभ पहुंचेगा। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी पवन दुग्गल जी, जिस तरह हम बात कर रहे हैं साइबर सुरक्षा की, और चारों तरफ इंटरनेशनली ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो देश खुद को साइबर स्पेस में सुरक्षित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बहुत अहम क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे पावर सेक्टर की बात करें या क्रिटिकल एरियाज हैं, चाहे डिफेंस की बात करें, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें, चाहे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें, साइबर हमलों की बात आती है। सुनने में आता है कि यहाँ हमला हुआ, पावर सेक्टर में हुआ, हैकर्स ने अटैक किया। किस देश से हुआ ये पता नहीं, कौन से देश हैं जो ज्यादा इन हमलों के लिए, साइबर अटैक्स के लिए जाने जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि हमारी जो रणनीति है भारत की, वो साइबर सिक्योरिटी की दिशा में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। पवन जी। भारत आज एक नए दौर से गुजर रहा है। ये दौर है एक ट्रांजिशन का दौर, क्योंकि पहले जमाना होता था प्री कोविड का, अब जमाना आ गया है ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड। तो उसके तहत हम देखते हैं कि हमको आज एक नए स्वरूप, एक नए पर्सपेक्टिव की जरूरत है जब हम साइबर सुरक्षा की बात करते हैं। उसका रीजन ये है कि साइबर सुरक्षा एक ऐसा प्रकरण है जो कॉन्स्टेंटली बदलता जा रहा है, और अगर आपने इस कॉन्स्टेंट मूविंग टारगेट से अपनी रोशनी, अपनी दृष्टि हटा ली, तो लाजमी सी बात है आप कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। ऑलरेडी देखिए, कोविड 19 के आने के साथ साथ जो गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम है वो प्रारंभ हो चुकी है, और अब ये जो स्वर्णिम युग है साइबर क्राइम का, अब कई दशकों तक हम सबके साथ रहने वाला है। साथ ही साथ अब हम एक नए साइबर युग में कदम उठाने वाले हैं। हाल ही में एक किताब लिखी है मैंने, उसका नाम है न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर पोस्ट कोविड 19, जिसमें मैंने कहा है कि जब जितने सारे राष्ट्र कोविड 19 के करंट और फ्यूचर इन्फेक्शन से लड़ाई करने में विजयी हो पाएंगे, उस समय पर हम एक नए साइबर युग में कदम रखेंगे, जहां पर एक नया साइबर वर्ल्ड ऑर्डर होगा। और उस साइबर वर्ल्ड ऑर्डर की दो खास बातें होंगी कि साइबर क्राइम हम सबकी जिंदगी का रोजमर्रा डेली कंपेनियन होगा, और साथ ही साथ साइबर सुरक्षा में सेनें एक न्यू नॉर्मल बन जाएंगी। तो इन तमाम सारी गतिविधियों को देखते हुए आज आवश्यकता है कि भारत पुनः से मनन करे, अपना सेल्फ एनालिसिस करे कि वो क्या करना चाहता है साइबर सुरक्षा को लेकर। क्योंकि अगर मैं रोशनी डालता हूं पिछले 2 दशकों में, तो पाता हूं कि जितना काम भारतवर्ष में साइबर सुरक्षा को लेकर होना चाहिए था, वो शायद हम नहीं कर पाए। शायद कहीं ना कहीं हमने इसको एक लिप सर्विस प्रदान की, और यही कारणवश है कि हम आज तक भी भारत में कोई साइबर सुरक्षा संबंधी कानून लेकर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि कानून की प्रणाली का यहाँ पर सख्त अभाव है। इसलिए साइबर सुरक्षा में सेनें जब लगती हैं, उनको अक्सर डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, और फिर उन तमाम सारे साइबर क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट करना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। फिर लगातार हम देखते हैं कि भारतीय नेटवर्क्स, सरकारी जो संस्थान है, नेटवर्क्स हैं, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो लगातार आक्रमण के टारगेट पर है। क्यों? क्योंकि स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत खुश नहीं है जिस तरीके से भारत प्रगति कर रहा है, और इसलिए वो उस प्रगति को डीरेल करने के लिए इस तरह के आक्रमण करते हैं, साइबर अटैक्स करते हैं। और क्योंकि ये आक्रमण अक्सर भारत के बाहर से उत्पन्न होते हैं,
लिहाजा उनको आइडेंटिफाई करना और फिर जो कंसर्न्ड गिल्टी व्यक्ति है उसको भारत में लाकर उस पर मुकदमा चलाना एक बहुत लंबी यात्रा के समान हो जाता है। यही कारणवश होता है कि हम बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रह पाए हैं। तो इस संदर्भ में अब मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं अब आपको एक समूचे तौर पर साइबर सुरक्षा को देखना पड़ेगा। हम लोगों ने एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति बनाई थी सन 2013 में। उस जमाने में अन्य राष्ट्रों की तुलना में ये बहुत अच्छी नीति हुआ करती थी। लेकिन समस्या रही कि जैसे समय गुजरा, साथ ही साथ हम शायद इस राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को भूल गए, उसे कार्यान्वित करना भूल गए। और यही कारणवश है कि आज ये जो साइबर सुरक्षा नीति है केवल एक कागजी घोड़ा बनकर रह गई है। तो अब इस संदर्भ में जब तमाम सारे आक्रमण भारत के नेटवर्क्स पर हो रहे हैं और आज के संदर्भ में जब यूक्रेन पर हमला बोल दिया है अमेरिका में और रशिया ने, और अब बहुत सारे हैकिंग कम्युनिटी भारत से बहुत खुश नहीं है क्योंकि भारत ओपनली आकर उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो शायद कहीं ना कहीं ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब ज्यादा से ज्यादा साइबर आक्रमण भारत के नेटवर्क्स पर, भारत के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए जाएंगे। इसलिए उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें तैयार होने की जरूरत है। और प्रॉब्लम यहां है कि हमने साइबर सुरक्षा को एक डेडिकेटेड ओनरशिप नहीं दे रखी है। अगर आप सरकार के विभिन्न मंत्रालयों पर नजर डालें तो हर मंत्रालय समझता है कि साहब साइबर सुरक्षा तो मेरा डोमेन है। तो लिहाजा कहीं एक सेंट्रलाइज्ड यूनिफॉर्म अप्रोच साइबर सुरक्षा पर नजर नहीं आती। आवश्यकता है कि बहुत जल्दी हम ये अप्रोच को छोड़कर होलिस्टिक अप्रोच अपनाएं, क्योंकि अगर भारत की साइबर सुरक्षा में सेंध लगी तो उसका सीधा असर भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। इसलिए जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, जितने ज्यादा रिसोर्सेज, जितना ज्यादा महत्व और जितना ज्यादा समय और टाइम हम इस साइबर सुरक्षा पर लगा पाएंगे, उतना ही भारत के जो राष्ट्रीय हित हैं उनको भी हम सर्व कर पाएंगे। जी, तो जिस तरह आपने कहा कि सेंट्रलाइज्ड यूनिफॉर्म अप्रोच की जरूरत है साइबर सुरक्षा को लेकर, देश में अलग अलग मंत्रालय हैं, उनको एक साइलोज में काम नहीं करना, एक सेंट्रलाइज अप्रोच होनी चाहिए साइबर स्पेस में। जो बाहर के अटैकर्स हैं जो कि हमारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करते हैं या फ्यूचर में अटैक कर सकते हैं, उनसे खुद को बचाने के लिए हमें बहुत मजबूती देनी होगी अपने साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर को। तो ऐसे में क्या साइबर सिक्योरिटी को रेगुलेट करने की जरूरत है? विदेशों से हमें क्या सीखने की जरूरत है? ग्लोबल लेवल पर किस तरह रेगुलेशन हो रहा है, किस तरह के रेगुलेटर हैं, इस दिशा में अगर आप बता पाएं। देखिए, अगर आप ग्लोबल सिनारियो पर दृष्टि डालें तो आप पाएंगे कि ग्लोबल सिनारियो में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कानून मौजूद ही नहीं है, कोई अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी भी मौजूद नहीं है। लिहाजा राष्ट्रों ने कहा है कि साहब क्योंकि ये वैक्यूम है, हम इस वैक्यूम के भरने का इंतजार नहीं करेंगे। हम साइबर सुरक्षा को अपने राष्ट्रीय लेवल पर आधार बनाते हुए नेशनल लॉज, कानून लेकर आएंगे साइबर सुरक्षा के संदर्भ में। यही कारणवश है कि बहुत सारे राष्ट्रों ने आज साइबर सुरक्षा को लेकर डिस्टिंक्टिव नेशनल लॉज बना लिए हैं। चाहे वो चीन की बात हो, सिंगापुर की बात हो, थाईलैंड की बात हो, वियतनाम की बात हो या फिर ऑस्ट्रेलिया की बात क्यों ना हो। तो देखिए, सीख जो हमको मिल रही है भारत को चारों ओर से कि आज आवश्यकता है कि भारत एक डेडिकेटेड साइबर सुरक्षा कानून लेकर आए। वो कानून की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो भारत का वर्तमान कानूनी ढांचा है वो साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से सपोर्ट करने में पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है। आज भारत के पास केवल भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 है। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का है वो केवल एक ही बार संशोधित हुआ 2008 में, और 2008 के अमेंडमेंट्स में ही हम लोगों ने एक बहुत डिटेल्ड सी डेफिनेशन डाल दी, परिभाषा डाल दी साइबर सुरक्षा की इस कानून में। लेकिन कॉस्मेटिक प्रोविजंस ही डाले, बहुत ज्यादा ठोस कारगर प्रावधान हम नहीं डाल पाए। समय गुजरा, नई टेक्नोलॉजीज आई, नए प्रकरण आए, लेकिन हमारा कानून अभी भी कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में जाके दब सा गया। तो इसलिए आज आवश्यकता बनती है कि भारत एक डेडिकेटेड, स्पष्ट नया कानून साइबर सुरक्षा को लेकर आए। सरकार बात कर रही है कि हम एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा स्ट्रैटेजी लाना चाहते हैं सन 2022 में। स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब वो समय गुजर गया कि आपको स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है कि आप जो कुछ भी आपके प्लान्स हैं उसे कार्यान्वित करें और साथ ही साथ आप डिटेल्ड, कॉम्प्रिहेंसिव और डेटरेंट साइबर सुरक्षा कानून लेकर आए, ताकि ये कानून एक इफेक्टिव लीगल ढांचा, एक फ्रेमवर्क प्रदान कर पाए
ताकि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क या कम्युनिकेशन डिवाइस की साइबर सुरक्षा में सेंध लगाता हूं तो इतने साल की जेल हो सकती है, प्लस इतना बड़ा हर्जाना या फाइन मेरे पर लगाया जा सकता है। आज क्या है, लोगों को लगता है भाई जो मर्जी करना कर लो, क्यों, हैकिंग तो एक बेलेबल ऑफेंस है सेक्शन 66 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। होगा क्या, हमें बेल मिल जाएगी, बेल के बाद हम क्या करेंगे, अपने वर्कलाफ एविडेंस को डिस्ट्रॉय करेंगे और फिर आराम से बैठेंगे। और यही कारणवश है कि भारतवर्ष में हम देख रहे हैं कि एक अकाल आ चुका है साइबर क्राइम कन्विक्शंस को लेकर। इस अकाल की प्रक्रिया को तोड़ने के लिए आवश्यक है कि भारत एक डेडिकेटेड साइबर सुरक्षा कानून लेकर आए, जो विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर्स की जिम्मेवारियों को, ड्यूटीज, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परिभाषित कर सके। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि साहब हमें क्या करना है साइबर सुरक्षा को लेकर। आज लोग बिल्कुल भी बहुत ज्यादा केयरफुल नहीं है साइबर सुरक्षा को लेकर। लोग सोचते हैं कि हम जो भी कुछ कर लें, साइबर सुरक्षा हेडेक या सिरदर्दी सरकार की। लोग भूल जाते हैं कि हम लोग कड़ी हैं एक बहुत बड़ी चेन की, जो साइबर सुरक्षा की चेन है। और ये साइबर सुरक्षा की चेन उतनी ही ज्यादा मजबूत है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इस साइबर सुरक्षा की चेन की सबसे कमजोर कड़ी ना बने और साइबर सुरक्षा को कहीं ना कहीं जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। ये मत सोचें कि सरकार का काम है साइबर सुरक्षा करना, सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अगर कुछ बुनियादी कदम उठाएं, कुछ साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस को अपनाएं, तो काफी हद तक हम भी अपना छोटा ही क्यों ना हो लेकिन विशिष्ट योगदान प्रदान कर सकते हैं साइबर सुरक्षा को ज्यादा प्रबल रूप से सुरक्षित जी, करने इसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन की भी बात आती है, डेटा प्रोटेक्शन कानून को भी लाने की बात हो रही है। उसका क्या ताल्लुक है साइबर सिक्योरिटी से? और साथ ही अगर हम बात करें कि कैपेसिटी बिल्डिंग की, तो हमें किस तरह से खुद को मजबूत करने की ज़रूरत है बतौर एक देश, एक राष्ट्र? कई बातों को आपने अभी बताया भी, तो कैपेसिटी बिल्डिंग की खास दिशा में किस तरह से काम होना चाहिए कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो कैपेबिलिटी है वो इतनी मजबूत हो, इतनी स्ट्रांग हो कि हम एक वॉल खड़ी कर पाएँ? देखिए, आज डेटा हमारे चारों ओर है। अगर आप आंखें बंद करें और देखें आसपास क्या घूम रहा है, तो हवा के साथ साथ हवा में डेटा घूम रहा है। हम लोग जी। भी डेटा इकोनॉमी में कदम रख चुके हैं। जो जिसका जो लाइफ ब्लड है वो है डेटा, यानी कि डेटा हम लोगों का लाइफलाइन हो गया है। और हम देखिए, हम लोग सब परिवर्तित हो गए हैं। हम इंसान तो हैं, साथ ही साथ अब हम डेटा ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं, जो डेटा को हर चौबीसों घंटे लगातार उत्पन्न कर रहे हैं। लिहाजा हम लोग डेटा ब्रॉडकास्टर्स, डेटा ओनर्स और डेटा जनरेटर्स बन चुके हैं। तो इस संदर्भ में जरूरत हो जाती है कि हमारा डेटा का संरक्षण हो सके। भारत के पास आज तक कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून मौजूद नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को संसद में रखा था दिसंबर 2019 में, और 2021 दिसंबर में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है। उसको आधार बनाते हुए एक नया कानून डेटा प्रोटेक्शन का सन 2022 में आने वाला है। तो इस संदर्भ में जब नया कानून आएगा और जो डेटा के संरक्षण की बात कर रहा है, तो लाजमी सी बात है वो कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा के एलिमेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट करेगा। और इसलिए ये जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो बात कर रहा है कि न केवल जो डेटा प्रिंसिपल्स हैं उनकी क्या जिम्मेवारियां होनी चाहिए जब वो डेटा शेयर करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स की, प्लेटफॉर्म ओनर्स की क्या जिम्मेवारियां होंगी जब वो डेटा डील हैंडल या प्रोसेस करेंगे। और साथ ही साथ भारतीय सरकार ये भी चाहती है कि भारत का डेटा भारत के बाहर ना जाए। लिहाजा वो चाहते हैं कि भारत के जितने भी नागरिक हैं और जो डेटा उत्पन्न कर रहे हैं विभिन्न वेबसाइट्स पर, प्लेटफॉर्म्स पर, उनके डेटा की एक वर्किंग कॉपी भारतवर्ष में जरूर रहे, ताकि कहीं ना कहीं भारतवर्ष डेटा लोकलाइजेशन की दिशा में भी एक कदम जरूर उठाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब नए स्वरूप से जब ये कानून आएगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान होंगे जो साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से एड्रेस करेंगे डेटा प्रोटेक्शन के संदर्भ में। क्योंकि देखिए, डेटा प्रोटेक्शन बिना साइबर सुरक्षा के संभव ही नहीं। अगर आप सुरक्षित नहीं रखेंगे डेटा को तो डेटा की प्रोटेक्शन नहीं हो सकती। तो लिहाजा देखना पड़ेगा कि किस स्वरूप में अब ये नया कानून लेकर आएंगे। लेकिन जहां आपने दूसरा सवाल मुझसे पूछा जी। साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग का, वहां पर मैं सोचता हूं कि बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। कोविड-19 ने हमें सिखा दिया है, बता दिया है कि अब जब दुनिया उभर कर आ रही हो कोविड-19 से, तो इस नई दुनिया में
हमारे को अगर एक चीज मदद करेगी तो वो होगी हमारे डिजिटल स्किल सेट्स। क्यों? क्योंकि नए प्रकार की अब डिजिटल अपॉर्चुनिटीज आएंगी, डिजिटल पैराडाइम्स आएंगे, नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो उन टेक्नोलॉजी से हम किस तरह से हैंडल डील करेंगे और हमें किस तरीके से उन अपॉर्चुनिटीज को दोनों हाथों से पकड़ना है, ये तमाम सारी चीजों के लिए जरूरत है कि आप लोगों में कैपेसिटी बिल्ड करें ऑन साइबर सुरक्षा, ऑन साइबर लॉ एंड ऑन साइबर क्राइम। तभी लिए मैं समझता हूँ कि ये एक समूची संजोई हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ना केवल सरकार के ऊपर है बल्कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी है। देखिए, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और अलग अलग पॉकेट्स में कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस को बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। अलग अलग प्रोग्राम्स भी सरकार ने लॉन्च किए हैं, लेकिन वो प्रोग्राम्स भारत की जनसंख्या को देखते हुए शायद पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता है कि प्राइवेट सेक्टर भी उसमें योगदान दे। सर्विस प्रोवाइडर्स हो, प्लेटफॉर्म ओनर्स हो, इंटरमीडियरीज हो, उनको भी दायित्व दिया जाना चाहिए कि वो भी लोगों में ज्यादा साइबर कैपेसिटी बिल्ड कर सके। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग में और काम कर सके। हम लोगों ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है, उसका नाम है cyberlawuniversity.com, जिसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ एज अ ऑनररी चांसलर। और ये प्लेटफॉर्म में हम विभिन्न प्रकार के कोर्सेस प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को, डिजिटल स्टेक होल्डर्स को प्रदान करते हैं। ये कोर्सेज हैं साइबर लॉ पर, साइबर क्राइम पर, साइबर सुरक्षा पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर, और उसके कानूनी जुड़े हुए मसलों पर भी। और पिछले 3 सालों में ये कोर्सेज लगभग 27,500 स्टेक होल्डर्स या पार्टिसिपेंट्स कर चुके हैं 172 राष्ट्रों से, और जो 53 राष्ट्रीय भाषाएं बोलते हैं। तो ये आंकड़े हमें बताते हैं कि देखिए, कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, ना केवल भारतवर्ष में, भारत के बाहर भी। और अगर इस तरह के कोर्सेस इस तरह का एक रिस्पॉन्स जनरेट कर पाते हैं तो केवल हमें पता होना चाहिए कि हम जितना ज्यादा गुड़ इस डिश में डालेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग में, उतना ही डिश ज्यादा मीठी होने वाली है। तो ज्यादा रिसोर्सेस डालने की आवश्यकता है, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स करने की जरूरत है, और अल्टीमेटली अब आपको साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कूल के प्रथम चरण से शुरू करनी पड़ेगी। यानी कि जब बच्चा केजी या नर्सरी में आता है तब से ही आपको उसे कहीं ना कहीं साइबर एजुकेशन, साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ अवगत कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज हम बच्चों के हाथों में डिवाइसेस दे रहे हैं जब बच्चे 2 या 3 साल के हैं, और हम उन्हें एक इंफॉर्मेशन महासागर में जो बहुत गहरा है हम धकेल रहे हैं, बिना उन्हें समझाए हुए कि कैसे जी। तैरना है। तो ये जो साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग होगी उनको तैरने में मदद करेगी और उनको ज्यादा साइबर सुरक्षित होने में भी अपना योगदान देगी। जी, तो कई अहम अहम बातें, कई महत्वपूर्ण बातें आपने बताई साइबर सुरक्षा को लेकर कि आम लोग भी इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं और साथ ही किस तरह खुद को सेफ रखें। साथ ही मैं बहुत ही आपसे जानना चाहूंगी कुछ इंसिडेंट आप हमें अगर ऐसे बता पाएं, क्योंकि हमने जिक्र किया इस कार्यक्रम में कि किस तरह से हमारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होते हैं और उन्हें बहुत सुरक्षित रखना जरूरी है, चाहे एविएशन सेक्टर की बात हो, चाहे पावर सेक्टर की बात हो, चाहे अन्य एनर्जी सेक्टर्स की बात हो। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पर किस तरह के अटैक हुए और क्या किस तरह के अटैक्स की जो हैकर्स हैं उनकी जो स्ट्रैटेजी है, जो तरीका है अटैक करने का, वो भी बदल रहा होगा, वो उसको भी इवॉल्व कर रहे होंगे। तो हमें किस तरह के फ्यूचर थ्रेट से बचने के लिए तैयार रहना चाहिए, खासतौर पे हमारे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए। भारत का अगर आज एक बुनियादी आधार है इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो वो भारत का क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। चाहे आप बैंक्स ले लीजिए, पावर ग्रिड ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज ले लीजिए, इंश्योरेंस कंपनीज ले लीजिए, या सरकारी नेटवर्क्स ले लीजिए। अगर कोई भी साइबर क्रिमिनल या साइबर क्रिमिनल गैंग इन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर घुसपैठ करता है तो वो हमारा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और हम देखते हुए आए हैं कि साइबर अटैक्स का जो स्वरूप है और उनकी शक्ल और अवतार जो है वो लगातार नए नए प्रकार से इवॉल्व होते जा रहे हैं। कुछ साल पहले की बात है कि पूरे उत्तरी भारत में हमने देखा कि करीबन 15-16 घंटे बिजली चली गई थी। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड फेलियर की बात कही जाती थी। लेकिन अगर आप हैकिंग सर्कल्स में जाएं तो लोग कहते हैं कि साहब वो इसलिए हुआ था क्योंकि ये पूरा ग्रिड को हैक कर लिया गया था। और अगर आप देख लीजिए अक्टूबर 2020 में ही नजर मारें तो आप पाते हैं कि मुंबई की जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड था उसको पुनः से हैक किया गया। खबर ये भी आती है कि एक भारत का न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट है, उस पे भी हैकिंग करने का प्रयास किया गया।
तो देखिए स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स जो भारत के बाहर हैं और जो भारत की प्रगति से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, वो लगातार कोशिश करते रहेंगे कि भारत का क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं तोड़ दिया जाए, उसे नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाए, उसे हैक किया जाए। और आज तो हैकिंग के नए स्वरूप आ गए हैं। नया आजकल जो सबसे लेटेस्ट ट्रेंड है उसे हम रैंसमवेयर बोलते हैं। यानी कि रैंसमवेयर एक इस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम में आ जाता है, ईमेल के थ्रू आ जाता है, इंटरनेट के थ्रू आता है, और एक बार आ जाता है तो आपका तमाम सारा जो डिजिटल डेटा है उस पर एक ताला लगा देता है और उसे इनक्रिप्ट कर देता है। यानी कि आप उसे पढ़ नहीं सकते, उसे एक्सेस ही नहीं कर सकते। और आपको कहता है कि अगर आपको इस डिजिटल ताले की चाबी चाहिए तो कृपया मुझे आप रैंसम दीजिए, ताकि मैं आप मुझे ये रैंसम देंगे फिर मैं आपको चाबी दूंगा। तो अगर लोग रैंसमवेयर अटैक में रैंसम देते हैं तो कोई गारंटी नहीं होती कि आपको डिक्रिप्शन की मिल जाएगी और आपको एक्सेस ऑफ डेटा मिल जाएगा। कुछ बार मिल भी जाता है लेकिन बहुत बार नहीं भी मिलता। और आजकल जो नए साइबर आक्रमण हो रहे हैं उसमें रैंसमवेयर के नाम पर वाइपर मैलवेयर अटैक्स आते हैं। यानी कि वो कहते तो हैं कि हम रैंसमवेयर अटैक है, लेकिन वास्तविक तौर पे वो ना केवल आपके डेटा पर ताला लगा देते हैं, एन्क्रिप्ट कर देते हैं, बल्कि साथ ही साथ आपके डेटा को कॉपी करके पूरी तरीके से आपके सिस्टम से, आपके डिवाइस से उड़ा देते हैं, ताकि अगर आप पैसे देंगे भी तब भी आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपको डेटा का एक्सेस मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। और यही कारणवश है कि हर 11 सेकंड में पूरी दुनिया भर में एक कंपनी जो होती है साइबर क्राइम, खास तौर पर रैंसमवेयर की विक्टिम बन जाती है। आज भारत वर्ष में रैंसमवेयर अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन अक्सर रिपोर्टिंग नहीं हो रही। जी, तो हमें लगता है कि साहब बिल्कुल। सब कुछ ठीक ठाक है। तो कहीं ना कहीं साइबर रिपोर्टिंग करनी जरूरी है, क्योंकि ये अटैक्स लगातार ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं और उनको प्रबल रूप से रिस्पॉन्स देने के लिए हमें तैयारी करने की जरूरत है। जी, ये बहुत अहम बात आपने बताई और ये खबरों में भी रही कि बहुत सारी कंपनीज हैं वो बताती नहीं है, रिपोर्ट नहीं करती साइबर हमलों के बारे में। वो अगर ऐसा करें तो शायद उसकी नेचर को समझने में भी आसानी होगी, एजेंसीज को खुद को अपडेट करने में भी आसानी होगी, आगे के हमलों के लिए खुद को तैयार करने में भी आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पवन दुग्गल जी, बहुत अहम विषय पर आपने जानकारी दी। और इस तरह हम बात कर रहे थे आज के इस कार्यक्रम में कि साइबर सिक्योरिटी और इंडियाज अप्रोच की, भारत की इस दिशा में क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी की बात नहीं आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अब बिल्कुल ठोस इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब सिर्फ हम स्ट्रैटेजी की बात ना करें, प्लानिंग की बात नहीं करें, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन का समय है। तो अंत में आपके कंक्लूडिंग कमेंट इस पूरी चर्चा। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, हम सब लोग डिजिटल स्टेक होल्डर्स हैं। हम सब जी लोगों की जरूरत है साइबर सुरक्षा को ध्यान देना। क्यों? क्योंकि एक बार आपका डेटा चला गया तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपका फोन का डेटा का बैकअप नहीं होगा और आप डेटा उड़ जाएगा तो आप सडनली कितना असहाय महसूस करते हैं। साइबर सुरक्षा में जब सेंध लगती है तो वो आपको असहाय बनाती है, आपके डेटा को चुराती है और उस डेटा का नकारात्मक प्रभाव करती है और नुकसान पहुंचाती है, उसको मोनेटाइज करने का प्रयास करती है। तो कहीं ना कहीं अब आपको साइबर सुरक्षा को स्कूल करिकुलम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ज्यादा जागरूकता संबंधी कार्यक्रम करने पड़ेंगे साइबर सुरक्षा को लेकर। साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि विभिन्न कंपनियों की का दायित्व बनाना चाहिए कि साहब उनको मिनिमम इतना एक्सपेंडिचर अपने टर्नओवर का साइबर सुरक्षा पर जरूर डालना चाहिए। साथ ही साथ मुझे लगता है कि भारतीय सरकार भी बजट में बजटरी एलोकेशन साइबर सुरक्षा को लेकर ज्यादा से ज्यादा करे, क्योंकि अगर हम भारत को साइबर सुरक्षित कर पाएंगे तब तो भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन अगर वहां पर हम चूक गए तो कहीं ना कहीं भारत के जो सॉवरेन इंटरेस्ट हैं साइबर स्पेस में वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो पाएंगे। आज का वर्तमान और आने वाला भविष्य साइबर सुरक्षा का है। जितनी जल्दी हम इस विषय के महत्व को समझ लें और उसे कार्यान्वित करें अपने जीवन में, छोटे छोटे कदम लाकर साइबर हाइजीन को अपना जिंदगी का हिस्सा बना के और साइबर रेजिलियंस को अपनी मानसिकता का हिस्सा बना के, उतना अच्छा होगा। साइबर रेजिलियंस मानता है कि साहब हमें तो अटैक होगा ही, चलिए मानते हैं हम पर अटैक होता है, हम कितनी जल्दी अटैक होने के बाद पुनः से नॉर्मलसी पर आ सकते हैं वो जरूरी है। तो अगर हम इस तरह की मानसिकता के साथ काम करेंगे तो ना केवल हम वर्स्ट के लिए तैयार होंगे, बल्कि साथ ही साथ हम प्रोएक्टिवली भी कदम उठाएंगे ताकि हमारा डेटा, पर्सनल डेटा, हमारे सिस्टम्स, नेटवर्क्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी हद तक सुरक्षित रह पाए। आने वाला समय साइबर सुरक्षा का है, जितनी जल्दी उसे आप जिंदगी का हिस्सा बनाएं उतना अच्छा जी, रहेगा। बिल्कुल आने वाला समय साइबर सुरक्षा का है और जितनी जल्दी हो सके उससे अपनी
जिंदगी का हिस्सा बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन दुग्गल जी, साइबर लॉ एक्सपर्ट, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।